फोन की घंटी लगातार बजती जा रही थी। मैंने घड़ी की ओर देखा। रात के 1 बजे थे। इस समय कौन हो सकता है, मैंने स्वयं से ही सवाल किया और जल्दी से फोन का रिसीवर उठाया। मेजर सूरज दिस साइड। सर, कैप्टन रिया ने आत्महत्या कर ली है, ऑफिसर्स मेस के हवलदार की आवाज थी। वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। क्या? सर, जल्दी आइए। घबराओ मत, मैं तुरंत आ रहा हूँ। किसी को भी मेरे आने तक किसी चीज को हाथ मत लगाने देना। जी सर। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि कैप्टन रिया ऐसा कर सकती है। वो एक होनहार अफसर थी। मैं नाइट सूट में था और उन्हीं कपड़ों में ऑफिसर्स मेस की ओर भागा। वहां पहुंचा तो कैप्टन राहुल और कैप्टन वर्मा पहले से मौजूद थे। कैप्टन राहुल ने रिया के कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, सर, इस ओर। ओके, हम सब कैप्टन रिया के कमरे की ओर बढ़े। नायलॉन की रस्सी का फंदा बनाकर वह सीलिंग फैन से झूल गई थी। सबसे पहले कैप्टन रिया को इस अवस्था में किसने देखा, मैं स्टाफ से मैंने पूछा। सर, 10 बजे मैम ने गरम दूध मंगवाया था। मैं दूध देने आया तो मैम लैपटॉप पर काम कर रही थी। मैंने दूध का गिलास रख दिया। उन्होंने कहा, आधे घंटे में गिलास ले जाना। मैं जी कहकर लौट आया। आकर कुर्सी पर बैठा तो मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो देखा कि मैम के कमरे की लाइट जल रही थी। सोचा, खाली गिलास उठा लाता हूँ। मैम के कमरे में आया तो उनको पंखे से लटके देखा। मैंने उनका चेहरा देखकर अनुमान लगाया था कि वे मर चुकी हैं। तुरंत आपको सूचित किया। क्या तुम्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा कि इतनी रात गए किसी महिला अफसर के कमरे में नहीं जाना चाहिए? मैंने मेस हवलदार को घूरते हुए कहा। सर, मुझे समय का ध्यान नहीं रहा। मैंने घड़ी की ओर देखा ही नहीं। मैंने सोचा, मेरी आंख लगे अधिक देर नहीं हुई है, इसलिए चला गया। सर, मैंने देखा, मेस हवलदार एकदम डर गया है। शायद उसे लग रहा था कि इस छोटी सी गलती के लिए उसे ही न फंसा दिया जाए। कैप्टन राहुल, देखो कोई सुसाइड नोट है या नहीं, तब तक मैं मिलिट्री पुलिस को इसकी सूचना दे देता हूँ। ये कहते हुए मैं फोन की ओर बढ़ा। मैंने नंबर डायल किया तो दूसरी ओर से आवाज आई, सर, मैं डेस्क एनसीओ हवलदार श्याम सिंह बोल रहा हूँ। इधर से मैंने कहा, मैं ओएमपी से मेजर सूरज सिंह बोल रहा हूँ। मुझे आपके ड्यूटी अफसर से तुरंत बात करनी है। सर, 1 सेकंड होल्ड करें, मैं लाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ, श्याम सिंह ने कहा। कुछ समय बाद दूसरी ओर से आवाज आई, ड्यूटी अफसर कैप्टन डोगरा स्पीकिंग। सर, इतनी रात गए कैसे याद किया? एक बुरी खबर है कैप्टन डोगरा। कैप्टन रिया कमिटेड सुसाइड, मैंने उसे बताया। ओह सर, ये तो बहुत बुरी खबर है। सर, किसी को बॉडी से छेड़छाड़ न करने दें। मैं अभी टीम भेज रहा हूँ। प्लीज मेजर साहब, डू इन्फॉर्म टू ब्रिगेड मेजर इन ब्रिगेड हेडक्वार्टर। आई विल आल्सो इन्फॉर्म हिम। ये कहकर कैप्टन डोगरा ने फोन काट दिया। मैंने तुरंत बीएम साहब को फोन लगाया। दूसरी ओर से आवाज आई, यस, मेजर बत्रा स्पीकिंग। मेजर सूरज दिस साइड, मैंने कहा। इन ऑड आवर्स, इज देयर एनी इमरजेंसी? मेजर सूरज, यस, कैप्टन रिया कमिटेड सुसाइड। ओह, सैड न्यूज, मेजर। हैव यू इन्फॉर्म मिलिट्री पुलिस? यस, मेजर। ओके, प्लीज डू नीडफुल। राइट, मेजर। मैं अभी फोन करके हटा ही था कि मिलिट्री पुलिस की टीम आ गई। उस टीम में एक सूबेदार और 2 हवलदार थे। उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और चुपचाप अपने काम में लग गए। इतने में कैप्टन राहुल मेरे पास आया और कहा, सर, और कुछ तो मिला नहीं, लेकिन ये डायरी मिली है। मैं मिलिट्री पुलिस की टीम से बचा कर ले आया हूँ। सोचा, टीम के देखने से पहले शायद आप देखना चाहें। गुड जॉब, कैप्टन राहुल। थैंक्स, सर। कैप्टन राहुल, हेड क्लर्क को मेरे पास भेजो। राइट, सर। थोड़ी देर बाद हेड क्लर्क साहब आए, सैल्यूट किया और चुपचाप आदेश के लिए खड़े हो गए। मैंने उन्हें गहराई से देखा और कहा, यू नो व्हाट हैपेंड?
Yes, sir. Give telegram to her parents. Just write down, Captain Ria expired, give nearest railway station and my cell number. Don't write word suicide. Write, sir, make this telegram most urgent. सर, हम सेल से भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, पर इस समय हम इस अवस्था में नहीं हैं कि उनसे बात कर सकें। Just do it, it is my order. Yes, सर, हेड क्लर्क साहब ने सैल्यूट किया और चले गए। हेड क्लर्क साहब गए तो मेरे सेवादार ने आकर कहा, सर, ब्रिगेड कमांडर साहब आपको याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, जिस अवस्था में हो आ जाएं। उनके साथ और कोई भी है? सर, बीएम साहब हैं। ठीक है, तुम उनको ऑफिस में ले जाकर बैठाओ, उन्हें पानी वगैरह पिलाओ, तब तक मैं आता हूँ। जी सर, कहकर वह चला गया, लेकिन मैं खुद पिछली यादों में खो गया। अभी पिछले सप्ताह की ही तो बात है, ब्रिगेड ऑफिसर्स मेस की पार्टी में कैप्टन रिया ब्रिगेडियर यानी ब्रिगेड कमांडर साहब से चिपक कर डांस कर रही थी। मुझे ही नहीं बल्कि पूरी यूनिट के सभी अफसरों को ये बुरा लगा था। मैं उसका कमांडिंग अफसर था, मेरा फर्ज था मैं उसे समझाऊं। दूसरी रोज ऑफिस में बुलाकर उसे समझाने की कोशिश भी की थी। ये सब क्या था कैप्टन रिया? क्या था सर? उल्टे उसने मुझसे सवाल किया था। कल रात पार्टी में ब्रिगेडियर साहब के साथ इस तरह डांस करना क्या अच्छी बात थी? मैंने उसे डांटते हुए कहा। कुछ समय के लिए वह झिझकी, फिर बड़े साफ शब्दों में बोली, सर, मैं उनके साथ रिलेशन में हूँ। क्या बकवास है ये? जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम कैप्टन हो, वे ब्रिगेडियर हैं। तुम्हारे और उनके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। वे शादीशुदा हैं, 2 बच्चे और एक सुंदर बीवी है। तुम उनके साथ कैसे रिलेशन रख सकती हो? थोड़ा सा भी दिमाग है तो जरा सोचो। सर, उन्होंने कहा है वे मेरे साथ लिव इन रिलेशन में रहेंगे। वे अपने बीवी बच्चों को भी खुश रखेंगे और मुझे भी। माय फुट, वह तुम्हें यूज करेगा और छोड़ देगा। वह मर्द है रिया, मर्द। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे 10 के साथ संबंध रखे। तुम लड़की हो, एक कुंवारी लड़की, तुम्हारा ब्राइट करियर है। जरा सोचो, लोग, तुम्हारे माँ बाप, समाज, सब तुम्हें उसकी रखेल कहेंगे और रखेल को समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। मैंने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की थी। उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया था, केवल सैल्यूट किया और मेरे ऑफिस से बाहर चली गई थी। मैं सोचने लगा कि लिव इन रिलेशन कैसा रिश्ता है जो धीरे धीरे समाज की युवा पीढ़ी में फैलता जा रहा है। बिना इसके परिणाम सोचे मैं दूर दूर तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं खुद को असहाय महसूस कर रहा था। इसी स्थिति में मैं ऑफिस पहुंचा। हालांकि मुझसे कहा गया था कि मैं जिस स्थिति में हूं वैसे ही आ जाऊं, लेकिन मैं यूनिफॉर्म में पहुंचा। मुझे नाइट सूट में जाना अच्छा नहीं लगा, वह भी अपने सीनियर अधिकारी के समक्ष। ऑफिस में आते ही मैंने ब्रिगेडियर साहब व बीएम साहब को सैल्यूट किया और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। सुबह के 8 बज चुके थे। सभी जवान और अधिकारी काम पर आ चुके थे। अर्दली मेरे ऑफिस के बाहर आकर खड़ा हो गया था। आस्क अर्दली टू क्लोज द डोर एंड नॉट अलाउ एनीबडी टू कम इन, ब्रिगेडियर साहब ने कहा। मैंने अर्दली को बुलाकर वैसा ही करने को कहा। मेजर सूरज, नाउ टेल मी व्हाट इज योर एक्शन प्लान? बीएम साहब ने सीधे सवाल किया। सर, मैंने कैप्टन रिया के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है, जिसमें केवल उसकी मौत की बात लिखी है। सुसाइड के बारे में कुछ नहीं कहा है। मिलिट्री पुलिस ने बॉडी उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और मामले की जांच कराने के लिए मैंने अपने सहायक को निर्देश दे दिया है कि वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निवेदन कर दे। ओके, फाइन, बीएम ने कहा। अब आगे सर, बीएम साहब ने अब ब्रिगेड कमांडर साहब से कहा। कमांडर साहब बोले, मेजर सूरज, यह आपके हाथ में कैप्टन रिया की डायरी है। जी सर। आपने पढ़ा इसे? नहीं सर, मैं पढ़ नहीं पाया। मैं मानता हूँ,
जो कुछ हुआ गलत हुआ। कैप्टन रिया जैसी होनहार अफसर इस कदर भावना में बहकर अपनी जान गंवा देगी, मैंने इसका अंदाजा नहीं लगाया था। ब्रिगेड कमांडर साहब के चेहरे से दुख साफ झलक रहा था, लगा जैसे उसकी मौत में कहीं न कहीं वे स्वयं को भी दोषी मानते हों। सूरज, क्या कैप्टन रिया को ऑन ड्यूटी शो नहीं किया जा सकता? मैं ब्रिगेड कमांडर साहब को कैप्टन रिया का हत्यारा मानता था। कैप्टन रिया तो बच्ची थी, लेकिन वे तो बच्चे नहीं थे। वे उसे समझाते तो संभवतः यह नौबत न आती, लेकिन आज वे एक अच्छा काम करने जा रहे थे। मन के भीतर अनेक प्रकार के विरोध होने पर भी कैप्टन रिया के परिवार वालों के लिए मैं इसका विरोध नहीं कर पाया और कहा, सर, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। वैसे भी इस आत्महत्या को हत्या साबित करना बहुत कठिन था। मैंने सोचा, ओके मेजर बत्रा, मेरे ऑफिस में एक मीटिंग का प्रबंध करो। ओसी प्रोवोस्ट यूनिट, मिलिट्री पुलिस, कमांडेंट मिलिट्री अस्पताल और इंक्वायरी करने वाली कमेटी के चेयरमैन को बुलाओ। मेजर सूरज, तुम भी जरूर आना प्लीज। राइट सर। एट व्हाट टाइम सर? 11 बजे, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए जो आप लेटर लिखे उसमें सुसाइड शब्द का इस्तेमाल मत करें। जस्ट यूज डेथ ऑफ कैप्टन रिया। सर, मेरे इतना कहते ही सब उठकर चले गए। मैंने असिस्टेंट साहब को बुलाया और कैप्टन रिया की डेथ के संबंध में ब्रिगेड हेडक्वार्टर को लिखे जाने वाले लेटर के लिए आदेश दिए। मैंने अर्दली को बुलाकर चाय बिस्कुट लाने के लिए कहा। वो ले आया तो धीरे धीरे चाय की चुस्कियां लेने लगा। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं बंगले पर जाकर नाश्ता करता और फिर मीटिंग पर जाता। मैं कैप्टन रिया की डायरी को भी एकांत में पढ़ना चाहता था, इसलिए उसे ऑफिस के लॉकर में बंद कर दिया। 11 बजने में 10 मिनट बाकी थे जब मैं ब्रिगेड हेडक्वार्टर के मीटिंग हॉल में पहुंचा। सभी अधिकारी जिन्हें बुलाया गया था आ चुके थे, केवल बीएम साहब और कमांडर साहब का इंतजार था। मैंने सभी अधिकारियों को सैल्यूट किया और अपने लिए निश्चित कुर्सी पर जाकर बैठ गया। ठीक 11 बजे बीएम साहब और ब्रिगेड कमांडर साहब आए। सभी ने उठकर उनका अभिवादन किया। सभी के बैठ जाने के बाद कमांडर साहब ने कहना शुरू किया, जेंटलमैन, आप सब जानते हैं हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। मैं आपका अधिक समय न लेते हुए सीधी बात पर आ जाता हूँ। कैप्टन रिया अब हमारे बीच नहीं है। शी है अ कमिटेड सुसाइड। कुछ समय रुककर कमांडर साहब ने अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए सभी के चेहरों को गौर से देखा। मैं मानता हूँ आत्महत्या को भारतीय सेना में अपराध माना गया है और ऐसा अपराध करने वालों के परिवार वालों को सेना और सरकार किसी प्रकार की सुविधा नहीं देती। वे सड़क पर आ जाते हैं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया होता। इसलिए मैं चाहता हूँ कैप्टन रिया की डेथ को ऑन ड्यूटी शो किया जाए, जिससे उसके परिवार वालों को सभी सुविधाएं मिलें। आप लोगों के क्या विचार हैं? इसे जानने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। काफी समय तक खामोशी छाई रही, फिर प्रोवोस्ट यूनिट के ओसी कर्नल राजन बोले, सर, ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसलिए नहीं कि कैप्टन रिया एक अफसर थी, बल्कि पिछले दिनों हवलदार जिले सिंह के केस में भी ऐसा किया गया। और कर्नल सुरेश, कमांडर साहब ने ओसीएमएच से पूछा, सर, मुझे कोई एतराज नहीं है, केवल मिलिट्री पुलिस की इनिशियल रिपोर्ट को समझदारी से बदलना होगा। कर्नल सुरेश के सवाल का जवाब कर्नल राजन ने दिया, वो सब मैं बदल दूंगा। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैं देख लूंगा। कर्नल सुब्रमण्यम, आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की अध्यक्षता कर रहे हैं, आपको पता है आपको क्या करना है? कमांडर साहब ने पूछा। सर, तो जेंटलमैन, ये तय रहा कि कैप्टन रिया के केस में क्या करना है। कमांडर साहब ने कहना शुरू किया, कर्नल सुरेश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कारण ऐसा होना चाहिए जिसे कहीं भी चैलेंज न किया जा सके। सर, ऐसा ही होगा। ओके जेंटलमैन, मीटिंग अब खत्म। 1 सप्ताह में सारा काम हो जाए। मीटिंग समाप्त होने पर सभी अपने अपने कार्यालय में चले गए। गाड़ी में बैठते ही मुझे कैप्टन रिया की डायरी की याद आई।
ड्राइवर ने जब इस आशय से मेरी ओर देखा कि अब कहाँ जाना है तो मैंने उसे ऑफिस चलने के लिए कहा। ऑफिस पहुंचकर मैंने डायरी निकाली और पढ़ने लगा। मेरे सपनों के राजकुमार। सर, मैं मानती हूँ किसी कुंवारी लड़की का एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से प्यार करना सुगम नहीं है, इसका कोई औचित्य भी नहीं है, परंतु मैं जिस माहौल में पल पढ़कर बड़ी हुई उसमें अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पसंद किया जाता है। मेरे दादा मेरी दादी से बहुत बड़े थे, मेरी माँ भी मेरे पिताजी से बहुत छोटी थी। शायद यही कारण था, आपको जब पहली बार देखा तो आपकी ओर आकर्षित हुए बिना न रह पाए। आपने मुझे सब बताया कि आपके 2 बच्चे हैं, एक सुंदर बीवी है जिसे आप किसी भी तरह छोड़ नहीं सकते। मैं तो लिव इन रिलेशन की बात कर रही थी जिसे आपने मन की गहराइयों से माना और स्वीकार किया। ये रिलेशन एक लंबे समय तक चलता रहा। सोचा था किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, लेकिन उस रोज आपकी बीवी आई और हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने मुझे इतना बुरा भला कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए भी कि आप चुपचाप सुनते रहे। आपकी कातर नजरों ने इस बात की घोषणा कर दी कि जिसे मैंने लिव इन रिलेशन का रिश्ता समझा था वह तो उधार का रिश्ता था जो अब टूट चुका है। मैंने सोचा कि मेरे जीने का अब कोई औचित्य नहीं है, इसीलिए मैंने स्वयं को खत्म करने का निर्णय लिया है। मैंने डायरी बंद कर दी और इस सोच में डूब गया कि 1 सप्ताह के भीतर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरकार की ओर से कैप्टन रिया के परिवार वालों को सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, यानी जब तक उसकी सर्विस रहती तब तक के लिए पूरा वेतन, उसके बाद पेंशन भी। परंतु अब भी मेरे सामने अनेक सवाल मुहबाए खड़े हैं। क्या किसी कुंवारी लड़की अथवा किसी ब्याहता का इस तरह लिव इन रिलेशन में रहना और अपनी जान गंवाना ठीक है? मैं इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहा हूँ।